नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। हर रोज की तरह आज एक बार फिर से इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश आप तक जरूरी जानकारी घर पर सुरक्षित माहौल में पहुंचाने की। कोरोना के आंकड़े लगातार देखिए कम हो रहे हैं, लेकिन खतरा अब भी उतना ही बरकरार है और सही जानकारी और प्रोटोकॉल का पालन आपको इस बीमारी से बचा सकता है। हम लगातार आपको अपने इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर के जरिए सही जानकारी मुहैया करा रहे हैं। आपके पास भी कोई सवाल या फिर कोई शंका है जो आपको परेशान कर रही है, आपके अपनों के लिए वो जानकारी इस वक्त जरूरी है, हमें कॉल कर सकते हैं आप, क्योंकि हमारे इस खास कार्यक्रम में एक्सपर्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम मौजूद है जो आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। तो फिर देर किस बात की, फोन उठाइए, कॉल लगाइए और समाधान पाइए। Children's Hospital, what is your emergency? तो कोरोना पर आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ हर रोज की तरह आज भी डॉक्टर्स के पैनल मौजूद है। उनका तारुफ मैं सबसे पहले आपसे कराते चलूं। डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद, पूर्व अधीक्षक है पीएमसीएच पटना में, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर उत्पल आनंद, फिजिशियन है, सर आपका भी बहुत स्वागत। एम्स में फिजिशियन के तौर पर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका। डॉक्टर टीना राय, डेंटल सर्जन है, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर राजीव रंजन आपसे ही, क्योंकि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि सिर्फ कोरोना संक्रमितों के लिए परेशानी नहीं है, कोरोना के बाद संक्रमित होकर ठीक होने वाले लोगों के लिए भी पोस्ट कोविड जो है वो कई कॉम्प्लिकेशन सामने आ रहे हैं। क्या एहतियात इस वक्त पोस्ट कोविड पेशेंट्स को करना चाहिए, घर वालों को करना चाहिए जिनके घर में संक्रमित एक या दो या परिवार के दूसरे अन्य लोग हुए हों, इस वक्त एहतियात क्या जरूरी है उनके लिए? देखिए, कोविड के संक्रमण के मामलों में ऐसा देखा गया है कि जो ये पीसीआर निगेटिविटी आ जाती है, पेशेंट कई बार सिम्टम फ्री भी हो जाते हैं, फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स उनके साथ परसिस्ट करते हैं और वो प्रॉब्लम्स फिर वापस आते हैं थोड़े दिनों के बाद और वो एक गंभीर समस्या के रूप में भी कई बार सामने आते हैं। इसलिए कोविड से जो लोग फ्री हो गए हैं उनकी जो लड़ाई ख़त्म हुई है वो आधी ख़त्म हुई है, आधी अब भी बाकी है, क्योंकि उनको फॉलोअप अपना करना है। और ख़ास करके जो विभिन्न तरह की बीमारियां इससे रिलेटेड अभी आ रही हैं, उसमें एक तो ब्लैक फंगस का मामला काफ़ी आ रहा है, उसके बारे में लोगों को जागरूकता भी हो गई है। दूसरा, पोस्ट कोविड कुछ स्ट्रोक के केसेस भी आ रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक के केसेस भी आ रहे हैं। जो लोग हाइपरटेंशन के मरीज हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखें और अपने ब्लड प्रेशर को और शुगर को नियंत्रण में रखें। साथ ही साथ ये भी देखना है कि अगर उन्हें कोई एसोसिएटेड कंप्लेन हो ब्रेथलेसनेस की या कहीं पे कोई हैवीनेस ऑफ हेड हो या डिजीनेस हो, तो उनको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। और इसके लिए अस्पतालों में पोस्ट कोविड वार्ड्स खोले जा रहे हैं, आउटडोर खोले जा रहे हैं, जहां पे उनका इलाज का पूरा व्यवस्था किया गया है। इसलिए थोड़ी सावधानी बरतनी है जिनको कोविड हुआ है, और रिकवरी का मतलब बिल्कुल निश्चिंत हो जाना नहीं है, बल्कि थोड़े दिनों तक और सचेत रहना है। बिल्कुल। तो देखिए, ये आपको अगर आप इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं तब भी आपके पास जो ब्रह्मास्त्र वो यही है कि आप सावधानी बरतें, सजग रहें, और सावधानी के साथ साथ आपको इस बात को जानना भी है कि आप किस तरीके से अपनी दिनचर्या में सुधार लाकर इस तरह के किसी भी संक्रमण से अपने आप को लॉन्ग टर्म तक बचा सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राम बाबू सरकार, रांची से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं। आप अपना सवाल पूछें। मेरा एक सवाल समय बहन जी। हेलो, सबसे पहले तो आप अपने टीवी को वॉल्यूम को कम कर दीजिए ताकि आपकी आवाज पहुंच सके, डॉक्टर्स आपके सवाल को सुन पाएं और जवाब दे पाएं। कल मेरे नाती का इंजेक्शन पड़ा। जी, कम करो भाई। हाँ, मेरे नाती को कल वैक्सीन पड़ा जी। तो उनको 19 बरस के हैं, तो थोड़ा बांह भारी हो गया है, कपार में दर्द है। आपका सवाल मैं समझ गई। डॉक्टर उत्पल आनंद, क्या सजेस्ट करेंगे आप इनको, क्योंकि ये तो अमूमन वैक्सीन लेने के बाद इस तरह की परेशानी हो सकती है, लेकिन वो 1-2 दिनों में स्वतः ही खुद से ठीक हो जाती है।
जी उनके कभी वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा माइनर साइड इफ़ेक्ट्स कॉमन है, लाइक जिस जगह में इंजेक्शंस पड़ा है वहाँ दर्द होना या स्वेलिंग होना या 1-2 दिन के लिए लो ग्रेड फीवर आना या थोड़ा कमजोरी लगना, मसल पेन होना, ये दोनों एकदम नॉर्मल है। लेकिन उस पर सिंपली एक पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम की गोली से वो काफ़ी हद तक सब कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन इसमें 1-2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये फीवर 2 दिन से अधिक रह रहा है और साथ में खांसी या और कोई सिम्टम्स है तो ये सिर्फ वैक्सीन संबंधित ही मान करके आगे नहीं समझना चाहिए, मे बी ये कोरोना का लक्षण भी हो। इसलिए ये 1-2 दिन तक अगर फीवर लो ग्रेड फीवर है तो चलता है, लेकिन 2 दिन के बाद भी अगर वो फीवर प्रसिस्ट करता है और इसके बाद भी वो फिर RT-PCR की तरफ जाना चाहिए। एक्टिव कोविड को रोल आउट करने की ज़रूरत है वैसे स्टेटस में। अदरवाइज माइल्ड फीवर या मलेस या बॉडी में दर्द, हेडेक, ये सब पोस्ट वैक्सीन प्रॉब्लम है जो कि हो सकती है, जो कि समय के साथ 1-8 दिन में ठीक हो जाती है। बिल्कुल, तो यानी कि अगर आपको वैक्सीन लेने के 2-3 दिनों के बाद अगर जो फीवर है वो परसिस्ट कर रही है या फिर आपको कोई सिम्टम्स जनरेट हो रहे हैं जो कोरोना के सिम्टम्स से मैच करते हैं, तो ये माना जाए कि जिस वक्त आपने वैक्सीन लिया उससे पहले आप पॉजिटिव हो चुके थे या इन्फेक्टेड हो चुके थे, तभी आपके अंदर ये सिम्टम्स जो है सामने आ रहे हैं। सुरक्षित ये होगा कि आप जाकर जांच करा लें, एश्योर हो जाएं और उसके बाद उसके अनुरूप आप दवाओं का सेवन भी करें जो डॉक्टर्स लगातार सजेस्ट भी कर रहे हैं। हमारे साथ पटना से कॉलर जुड़ के हैं राजेश, आप अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। आप अपना सवाल पूछिए। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आप अपना सवाल पूछिए। सर मेरा 1 साल का बच्चा है। जी। 1 साल का बच्चा है सर, वो आज से 10 दिन पहले वो उसका बाथरूम हुआ है, टॉयलेट हो रहा था। आप अपनी बात पूरी करें। आगे बोलो। लैट्रिन हो रहा था सर, तो उसको दवा दी है, वो ठीक होने के बाद भी सर कुछ दिन 4-5 दिन में फिर भी वो कभी कभी ऐसा ही होता है, लैट्रिन एकदम काफी पतला होता है उसका। तो ऐसी परिस्थितियों में बच्चे को क्या डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, दिखाना चाहिए? ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं। डॉक्टर उत्पल आनंद क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? जी ये एक्चुअली अगर केवल बच्चों को इन आइसोलेशन और केवल GI सिम्टम्स है, जैसे कि बता रहे हैं कि डायरिया हो रहा है या पतली लैट्रिन हो रही है और साथ में और कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स नहीं है और उनके मदर फादर या परिवार में और कोई भी लोग कोविड से संक्रमित नहीं है, तो इसको नॉर्मल पेट खराब या जिसको डायरिया कहते हैं वही इसको मान के चलना चाहिए। लेकिन साथ में अगर परिवार में किसी और लोग कोरोना से संबंधित है या बच्चे उनके संपर्क में आए हुए हैं तो 10 से 15% केसेस में डायरिया भी कोरोना के लक्षण होता है, तो वो उस हिसाब से तब होता है। इन आइसोलेशन किसी बच्चे को जो कि जिसका उम्र 1 साल है वो केवल कोरोना से संक्रमित हो जाए और कि उनके फादर मदर और परिवार में कोई भी कोरोना से संबंधित नहीं हो, कोई केस नहीं हो, ये बड़ा अनकॉमन है। तो इस बच्चे को जो अभी डायरिया हो रहा है अभी यही मानना चाहिए कि नॉर्मल गैस्ट्रोएंटेराइटिस है और उसको पीडियाट्रिशियन से सलाह लेकर के उसके निवारण करना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ संक्रमण वाली बात नहीं लग रही है। बिल्कुल, तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है और आप अपने परिवार के हिस्ट्री को भी देखें। आप अगर उसमें कोई संक्रमित है तो फिर बच्चे को भी उस अनुरूप से डॉक्टर की सलाह पर दवा देने की ज़रूरत है। डॉक्टर टीना राय, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप डेंटल सर्जन हैं, चूँकि अब कोरोना के जब मामले सामने आ रहे हैं तो उसके फर्स्ट फेज से सेकेंड फेज में अब बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो चेंज हुए हैं, जिसमें अब लोगों को डायरिया की भी शिकायत शामिल हो गई है, पेट में दर्द की शिकायत लोग अब कंप्लेन के तौर पर ला रहे हैं, सूजन की समस्या यानी दूसरे मतलब बहुत सारे सिम्टम्स जनरेट हो रहे हैं। तो क्या डेंटल संबंधी समस्या भी कोरोना के लक्षण माने जा सकते हैं? अगर किसी को दांत में दर्द की समस्या है या कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें सूजन महसूस हो रही है, ब्लड आ रहा है या दांत में दर्द हो रही है, तो क्या ये भी अब उसके सिम्टम्स के दायरे में आता है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग विभा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। जी बिल्कुल, कोविड से संबंधित अभी दूसरी लहर में दांतों से संबंधित बहुत सी परेशानियां आ रही हैं। जैसे कि हम जान रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस, जिसे ब्लैक फंगस बोल रहे हैं, उसमें दांतों से रिलेटेड बहुत से सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि दांतों का झड़ना, जबड़े में दर्द, जबड़े में सूजन और तालू में कालापन की शिकायत, और ये सब चीज़ें बहुत अभी देखने को मिल रही हैं।
सबसे पहले है कि हमें पैनिक नहीं करना है। जो भी सिम्टम्स हैं उनको अच्छे से ऑब्जर्व करना है और जो भी नज़दीकी दंत चिकित्सक हैं उनके पास जाके उसका उचित इलाज कराना है। तो बिल्कुल आप ये सजेस्ट कर रही हैं डॉक्टर टीना रॉय कि अगर आपको दांत से संबंधित भी कुछ अनकॉमन नजर आता है या फिर बार बार आपको इसकी शिकायत हो रही है तो आप इसे हल्के में मत लीजिए, इसे लेकर के भी आपको उतनी ही संजीदगी इस वक्त बरतनी है जो कोरोना को लेकर सिम्टम्स के लिए लोग अब बरत रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं मिलिंद, आप अपना सवाल पूछें। मिलिंद, सबसे पहले तो टीवी के वॉल्यूम को आप म्यूट कर दीजिए। मैं बार बार अपने कॉलर से आग्रह करना चाहूंगी, जो भी लोग सवाल या कोई शंका है जिसका समाधान चाहते हैं वो ये बात समझें कि आपकी आवाज सही तरीके से, आपके सवाल, आपकी शंकाएं डॉक्टर्स तक सही तरीके से पहुंचनी चाहिए ताकि आपको जो सजेशंस दिया जाए आप उसके अनुरूप व्यवहार कर सकें। सबसे पहले टीवी के वॉल्यूम को कम करके आप अपना सवाल पूछें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। मैं नवोदय विद्यालय विक्रम पटना से बोल रहा हूँ जी। एक्चुअली मैम 1 मंथ पहले मुझे सर्दी हुई थी और खांसी, फीवर नहीं था, लेकिन मैंने अपना जांच करवाया एंटीजन तो उसमें निगेटिव आया और फिर मैं इधर 20 डेज पहले मैं RT-PCR करवाया था जिसमें मेरा निगेटिव आया, लेकिन अभी भी गले में मतलब खराश जैसा रहता है। तो मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लिया है और कुछ मेरे डॉक्टर मित्र हैं तो उनसे मैंने सलाह लिया तो उन्होंने बोला कि आप अभी सर्दी खांसी हुआ तो अभी आप वैक्सीनेशन न लें, तो क्या मुझे वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं? और उन्होंने एक टेस्ट के लिए बोला था कि CRP टेस्ट के बारे में, CRP टेस्ट के बारे में सर क्या है, CRP टेस्ट क्या होता है? डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद, आप इन्हें सजेस्ट कीजिए क्या करना चाहिए इस हालात में इन्हें। जैसा ये बता रहे हैं इनकी जो समस्या है वो ये है कि इनको एक हफ्ते से ज़्यादा से 15 दिन से ज़्यादा से कफ एंड कोल्ड है और थ्रोट में इरिटेशन है और इन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया है जो निगेटिव आया है और इनको किसी ने कहा है कि इनको PCR कराना चाहिए। इनकी मूल समस्या ये है कि ये जानना चाहते हैं कि इनको तुरंत वैक्सीन लेना है या नहीं लेना है जी। अभी तक जो इनकी स्थिति है उसमें ऐसा नहीं लगता है कि इनको कोविड का इन्फेक्शन है, लेकिन ये अगर चाहते हैं या उचित भी है कि एक RT-PCR टेस्ट करा लें। सर RT-PCR टेस्ट भी इन्होंने करा लिया है, RT-PCR टेस्ट भी निगेटिव है, एंटीजन टेस्ट भी निगेटिव है, लेकिन अब इन्हें किसी ने सजेस्ट किया है कि आप दूसरे जांच करा सकते हैं। आप वो भी ये जानना चाह रहे हैं कि क्या उसकी जरूरत है क्या, क्योंकि खराश की समस्या इन्हें 1 महीने नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद इनको अब कोई जरूरत नहीं है और जांच कराने की। इनको शीघ्र वैक्सीनेशन लेना चाहिए और जिस दिन इनको डेट निर्धारित हो सरकार की ओर से, एजेंसी की ओर से, ये वैक्सीनेशन ले लें। वैक्सीनेशन लेने के बाद ये सुरक्षित हो जाएंगे और जब तक ये वैक्सीनेशन लेते नहीं हैं तब तक पूरी सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हैंड वॉश करें, सैनिटाइजर यूज करें और मास्क लगाएं और जितनी जल्दी हो सके ये वैक्सीनेशन ले लें। बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है। आपको सभी को ये समझना होगा कि देखिए हम ये मानकर न बैठें कि केसेस कम होने लगे इसका मतलब जो कोरोना है वो खत्म होने लगा है या फिर अब उसका असर हम पर नहीं पड़ेगा। अब हमें अपने इस मास्क को उतारकर साइड में रख देना चाहिए, हम अब अपने दिनचर्या में बदलाव ला दें, हम बाहर निकल जाएं घूमने फिरने। ये इसलिए कम हुआ है क्योंकि आपने सावधानी बरती है, लॉकडाउन लगा है, लोगों की आवाजाही पर रोक है, आप इसे लेकर गंभीरता बरत रहे हैं, इसलिए ये संक्रमण जो है वो इस वक्त कम नजर आता है। आप जैसे लापरवाही बरतेंगे आप संक्रमित होंगे, आपको परेशानियां उठानी पड़ेंगी। इसलिए आप इस बात को समझिए कि वैक्सीन लेना आपको सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन उसके बाद भी आपको मास्क का इस्तेमाल जरूर करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। RS सिंह हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं सीतामढ़ी से, आप अपना सवाल पूछें। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरा प्रोस्टेट बढ़ गया है और उसका प्रोस्टेट बढ़ गया तो पेशाब का दवा खाते हैं प्रोस्टेट के चलते, हम सुई ले सकते हैं कि नहीं? तो वैक्सीन को लेकर के ज्यादातर लोगों के मन में शंका है। डॉक्टर उत्पल आनंद क्या सजेस्ट करेंगे?
प्रोस्टेट तो एक अलग बीमारी है, उसको वैक्सीन से नहीं जोड़ना चाहिए, उसको वैक्सीन से कुछ लेना देना नहीं है, उस पर आराम से वैक्सीन लेना चाहिए और ले सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक ही कंट्रोल इंडिकेशंस होते हैं जिसमें वैक्सीन नहीं लिया जाता है, वो बहुत सीमित हैं, लाइक प्रेगनेंसी हुआ, लैक्टेटिंग वोमेन हुआ, या 18 साल से कम बच्चे हुए, या तुरंत अभी बहुत सीवियर इन्फेक्शंस हुआ है, तब वैसे स्टेटस में कुछ दिनों के लिए वेट कर सकते हैं। अदरवाइज एज सच वैक्सीन्स के कोई कंट्रा इंडिकेशंस नहीं है। खासकर प्रोस्टेटिक समस्याओं के लिए या अदर यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए आराम से वैक्सीन ले सकते हैं और इन्हें लेनी चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। बिल्कुल, देखिए बार बार डॉक्टर इस बात को लेकर के सलाह भी देते हैं और हर बार ये जानकारी दी जा रही है कि वैक्सीन सुरक्षित है, आप इसे जरूर लें। बहुत लिमिटेड 1-2 केसेस हैं जिनमें प्रेग्नेंट लेडीज के लिए मनाही की गई है, या फिर 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए, जिनके लिए अब ट्रायल की हालांकि शुरुआत भी कर दी गई है। एम्स में से ट्रायल में भी कल से शुरू किया गया है। डॉक्टर राजीव रंजन, मैं आपके तजुर्बे से ये समझना चाहती हूँ कि क्या अब हम इस पूरे फेज को ऐसे देखें कि चूंकि पहले बुजुर्ग संक्रमित हो गए, उसके बाद 18 प्लस से लेकर के 44 प्लस तक के लोगों उनके अंदर ये संक्रमण देखा गया, अब वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट हो रहे हैं, इसीलिए ये तीसरा वेव जो है, जो एज्यूम किया जा रहा है, जो माना जा रहा है कि हो सकता है कि बच्चों को हिट कर सकता है, क्या इसके मद्देनजर अपनी आदतों में, दिनचर्या में या व्यवहार में बदलाव लाया जाए कि बच्चे संक्रमित ना हो, इसकी संभावना को कम किया जा सके? आपका प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। आपने ये कहा कि पहले दौर में ज़्यादा बुजुर्ग और ज़्यादा कोमॉर्बिडिटी वाले लोग प्रभावित हुए, देखा गया कि उनके ऊपर गंभीर असर भी आए, जिन्हें डायबिटीज़ था, जिन्हें अन्य बीमारियां थीं, और उन लोगों में से कई की दुखद मृत्यु भी हुई। लेकिन जहां एक तरफ वो प्रहार था बीमारी का, दूसरी तरफ सरकार का बचाव का भी प्रयास था कि सरकार ने तुरंत निर्णय लिया कि फ्रंट लाइन वर्कर्स को और उम्र दराज व्यक्तियों को हम पहले स्लॉट में टीका देंगे। वो टीकाकरण देने से एक प्रोटेक्शन हुआ, एक ब्रिजिंग हुआ, और उस ब्रिजिंग की वजह से वो एज ग्रुप अभी काफ़ी प्रोटेक्टेड है। अभी जो हम देख रहे हैं कि ज़्यादा यंग लोगों में हो रहा है, उसका 2 कारण है। एक है कि यंग लोग जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं, उनके अर्निंग मेंबर है फैमिली के, और वो ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से वो ज़्यादा बाहर निकलते हैं, उनका सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा है, उनका वर्क रिलेटेड इंटरेक्शन ज़्यादा है, उनका कंपल्सिव इंटरेक्शन ज़्यादा है, इसलिए उनमें ये ज़्यादा है। अब उनमें भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। एक ही वर्ग बचा है जिसमें वैक्सीनेशन नहीं शुरू किया गया है, और वो है बच्चों का वर्ग। और वो इसलिए नहीं शुरू किया है कि उसको अभी हम लोगों ने टेक्निकल, क्लिनिकल, साइंटिफिक, मेडिकल सैंक्शन नहीं दिया है। वो भी प्रक्रियारत है। कुछ देशों में इसकी ट्रायल चल रहे हैं, हमारे पटना में भी, एम्स पटना में इसका ट्रायल चल रहा है, और जल्दी ही हम लोग उस बिंदु पर भी सचेत हो जाएंगे और सफल हो जाएंगे। 2 चीज़ें हैं कि एक जो थर्ड वेव की बात की जा रही है, वो थर्ड वेव एक संभावना है, सरकार पूरी तौर पर तैयारी कर रही है उसकी भी। लेकिन इतना वैक्सीनेशन अगर हम कर देंगे कि हमारे 50 से 60% अगर वो वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी एक्वायर कर लेते हैं, तो हर्ड इम्यूनिटी इतना काफ़ी होगा कि हम थर्ड वेव को रोक सकें। लेकिन इन सबों के बावजूद बच्चे समाज की सबसे बड़ी विरासत हैं, इसलिए उनको बचाना बहुत आवश्यक है। इसलिए सरकार ने एक रिलैक्सेशन किया कि लैक्टेटिंग मदर को भी वैक्सीनेशन देना है। वो वैक्सीनेशन पड़ना शुरू हो गया उनको। और साथ ही साथ बच्चों को बचाव के लिए अनावश्यक तौर पे उनको बाहर नहीं निकालना है, अनावश्यक तौर पर उनको पार्क में नहीं ले जाना है, अनावश्यक तौर पर उनको कोई अम्यूजमेंट के एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व करना है। स्कूल कॉलेज तो सरकार ने बंद कर रखे हैं, और जब खुलते भी हैं तो उस पर नज़र रखनी है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। और बच्चे की छोटी सी भी शिकायत हो कफ कोल्ड फीवर की, तो तुरंत पेडिट्रिशियन से कंसल्ट करना है। हम समझते हैं कि तीसरे लहर में भी हम कामयाब होंगे। पहले तो वो आएगी ही नहीं, अगर आएगी तो हमारी कामयाबी निश्चित है, क्योंकि हम सचेत हैं। बिल्कुल, तो देखिए सतर्कता हर एज ग्रुप के लिए सबसे कारगर है, या हर जगह वो एप्लीकेबल है, वो है आपके सतर्कता, आपके तरफ से संजीदगी। सत्य प्रकाश हमारे साथ एक कॉलर सीतामढ़ी से जुड़ गए हैं, आप अपना सवाल पूछिए। सत्य प्रकाश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? सत्य प्रकाश तक आवाज आप तक पहुंच रही है? तो लगता है कॉलर तक आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन लगातार जो कॉलर्स हैं उनके मन में जो भी शंका है,
टीवी स्क्रीन पर, चैनल पर जो फ्लैश आउट हो रहे हैं नंबर, उन पर आप कॉल करके अपनी शंकाओं का समाधान पा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स के एक पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद है, जिसमें डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ हैं, डॉक्टर उत्पल आनंद और डॉक्टर टीना रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। तो मन में मत रखिए संदेह, और सिर्फ तमाम दूसरी जो हवाओं में घूमती जानकारी है उनके अनुरूप अपना ट्रीटमेंट मत लीजिए, क्योंकि ये आपको दूसरी परेशानियों में डाल सकती है। डॉक्टर टीना रॉय, मैं आपसे ये जानना और समझना भी चाहती हूँ, जब भी बात डेंटल की आती है, जब भी हम इस बात की चर्चा करते हैं कि भाई साफ सफाई जो है वो तो पहला क्राइटेरिया है हर एज ग्रुप के लिए, हर वक्त और हर समय आपको इसे ध्यान में रखना चाहिए। हम दांतों से जिस सिम्टम्स की बात कर रहे हैं उसे कैसे दुरुस्त रखें, इस जानकारी को भी, चूंकि गांव देहात में बहुत सारे लोग इस मिथ्य में रहते हैं कि भाई ये जो 2 बार 3 बार ब्रशिंग करना है इससे दांत साफ नहीं होते हैं, ये बहुत ज्यादा बहुत फैक्टर नहीं है किसी भी बीमारी के लिए। वैसे लोगों को आप कैसे जागरूक करेंगे? जी, सबसे पहले हम बात करते हैं अभी कोविड पेंडेमिक के टाइम में कोविड एप्रोप्रिएट डेंटल हाइजीन, सबसे पहले ये बात करते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको आपके जो भी डेंटल हाइजीन एड्स हैं उनको आपको चेंज करना है। आप इसमें आता है आपका टूथब्रश आता है, टूथपेस्ट आता है, इंटरडेंटल एड्स आते हैं, टंग क्लीनिंग आती है। ये सब चीज़ें आपको आइसोलेट कर लेनी है। फैमिली मेम्बर्स में जितने भी मेम्बर्स हैं सबको डिस्कार्ड कर देनी है और सबको सेपरेटली रखना है आपको। और जब आप कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव में शिफ्ट होते हैं तो ये अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये डिस्कार्ड करनी ही करनी है। और उसके बाद आपको जो चीज़ों का ध्यान रखना है, टूथब्रश को आपको कभी भी एक एयर टाइट कंटेनर या किसी भी बॉक्स में नहीं रखना है, किसी भी एयर टाइट फिल्म में कवर करके नहीं रखना है, बिकॉज एक ये हार्बर बन जाता है, जर्म्स के रिजर्वॉयर का एक हार्बर बन जाता है। तो हमें ये नहीं होने देना है। रेगुलर आपको टूथ ब्रशिंग करनी है, ट्वाइस डेली 2 बार ज़रूर करनी है। माउथ वॉश का यूज़ करना है, 0.2% पोविडोन आयोडीन सोल्यूशन से आपको टूथब्रश को डिसइंफेक्ट करना है। टंग क्लीनिंग एक हैबिट बनानी है। और उसके बाद एक गम मसाज बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हम गम्स को नेग्लेक्ट करते हैं। ओरल कैविटी में टीथ है, गम्स है, टंग है, ओरल मिकोजा है, तो उसके लिए हमें गम्स की मसाज करना बहुत ज़रूरी है। उससे होगा हमारे गम्स हेल्दी रहेंगे, तो जो भी दांतों से और गम्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम निदान पा सकेंगे। बिल्कुल। तो देखिए ये अपने व्यवहार में से ध्यान, बिल्कुल इसे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जहां पर हम इग्नोरेंस की शुरुआत करते हैं, बीमारी या फिर परेशानी जो है वहीं से शुरू हो जाती है। तो आप इसे हल्के में मत लीजिए कि डेंटल से संबंधित समस्या जो है वो कोरोना नहीं हो सकती है, या फिर हम कोरोना होने का ही इंतजार क्यों करें। ये सारी चीजें जो हैं वो हमें किसी दूसरी परेशानी में डाल सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के है पटना से, राजेश। राजेश, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप अपना सवाल पूछें। हाँ, सवाल ये है कि जहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है वो तो स्वच्छ वातावरण में हो रहा है, वहाँ हेल्दी लोग जा रहे हैं करवाने, कोई बीमार लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन वैक्सीनेशन दिलाने के बाद जो फीवर आ जा रहा है वो टेस्ट कराने पर 2-3 दिन तक फीवर रहने के बाद वो टेस्ट कराने के बाद वो कोरोना पॉजिटिव का रिपोर्ट आ जा रहा है। ऐसा हम 2-3 केस देखे हैं। तो ऐसा केस क्यों आ रहा है? वैक्सीनेशन दिलाने के बाद मैंने दिलाने के क्रम में तो कोरोना मैंने वहाँ नहीं संक्रमित हो रहे हैं लोग, इसलिए कि वहाँ पर बढ़िया व्यवस्था किया गया है। और जो बीमार आदमी है या कोरोना जो पॉजिटिव हो तो वैक्सीन दिलाने नहीं जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी वैक्सीन दिलाने के बाद जो फीवर आ जा रहा है और 2-4 दिन फीवर रहने के बाद वो पॉजिटिव नजर आते हैं। तो देखिए, आप जानकारी ये सीधे तौर पर इनका सवाल इस तरीके से कि आखिर फिर लोग कैसे इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं। डॉक्टर उत्पल आनंद, क्या ये लोग मान के बैठे हुए हैं कि भाई हम जब वैक्सीनेट होने के लिए जा रहे हैं तब उस दौरान हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं, या फिर वैक्सीन लिया तो काम नहीं कर रहा है इसलिए हम इन्फेक्टेड हो गए, या फिर इसके पीछे आपकी पहले की दिनचर्या भी शामिल रहती है जो उस वक्त रिफ्लेक्ट होती है लक्षणों के तौर पर? एक्चुअली जो कोरोना वायरस का पीरियड है वो 2 से 14 दिनों की बीच की है। अगर आप जिस दिन वैक्सीनेशन सेंटर पे गए हैं और उससे पहले आप अगर पहले से ही इन्फेक्टेड हैं
तो वो 1-2 दिन के बाद वैक्सीनेशन के बाद में अगर वो सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान मतलब 2 से 14 दिन पहले आप इन्फेक्ट हो चुके थे, मतलब वैक्सीन से पहले, तो इसको वैक्सीन से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। वैक्सीन के बाद 1-2 दिन नॉर्मल फीवर आती है जो कि पैरासीटामोल और ये सब से ठीक हो जाती है, लेकिन वो फीवर अगर उससे ज़्यादा प्रोलॉन्ग करता है तो यही मानना चाहिए कि आपका इन्फेक्शन करीब हफ्ते भर पहले या 5 दिन पहले वैक्सीन से पहले ही हो गया है और वो अभी मैनिफेस्ट कर रहा है। इसको वैक्सीन से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, यही अनफॉर्चुनेटली ऐसा मानना चाहिए कि वो आप कुछ बाहर गए होंगे या कुछ किसी तरह से एक्सपोजर हुआ होगा वैक्सीनेशन से 5 से 6 दिन पहले, जो इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर में जो कि 2 से 14 दिन है और जनरली 7 दिन में सिम्टम्स आ जाती है, उसके अंदर में आ रहा है और इसी वजह से आपको वो फीवर आया है और आरटी-पीसीआर जब कराए हैं तो वो पॉजिटिव आया हुआ है। इस पे वैक्सीन से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए वैक्सीनेशन से या फिर वैक्सीन के इम्पैक्ट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप इसे लेकर के अगर आपके मन में कोई शंका है तो इसे दूर कर लीजिए, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है कि आप इससे पहले इन्फेक्टेड हो गए हों, इस वजह से उस वक्त आपको जब सामान्य तौर पर लोगों को ये लगता है कि बुखार जो है वैक्सीन के बाद आती है, उसके बाद आपके अंदर लक्षण जनरेट हो रहे हो, लेकिन आप इन्फेक्टेड, जैसा डॉक्टर साहब बार बार कह रहे हैं कि 2 से लेकर 14 दिन के बीच आप कभी भी इसके लक्षण जो है आपके अंदर आ सकते हैं, दिख सकते हैं। डॉक्टर राजीव रंजन, चूंकि जब वैक्सीनेशन की बात चल रही है तो बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीन की उपलब्धता जो है वो बहुत सीमित है, बहुत कम है। जो टेन्योर दिया गया है, जो टाइम पीरियड दिया गया है, उनमें अगर किसी का वो वक्त आगे एक्सटेंड हो जाता है तो क्या उससे उनके जो अंदर एंटीबॉडी है उसमें कोई कमी दर्ज की जाती है या फिर उससे उनका असर कम हो जाता है या उससे कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, एक जो प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत ये घोषित किया जा चुका है कि 28 दिन के अंतराल पर कोवैक्सीन का दूसरा डोज ले लेना है और कोविशील्ड का 12 हफ्ते के बाद दूसरा डोज ले लेना है। इसमें क्लियरली 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया हुआ है। ये 15 दिन आगे पीछे हो सकता है, अगर 15 दिन और आगे भी चले जाते हैं तो पीछे की तो बात नहीं है, लेकिन 15 दिन का ग्रेस पीरियड क्लियरली है कि 15 दिन तक कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात कि अगर उपलब्धता नहीं है तो 15 दिन के अंदर सरकार निश्चित रूप से उसको सेकेंड डोज दिलाने का प्रयास करेगी, और अगर किसी व्यक्तिगत कारणों से वो नहीं लिया जा सकता है तो अभी हम साइंटिफिकली ये नहीं कह सकते हैं कि कितने दिनों का इनको गैप दिया जाए, लेकिन इतना ही कहा जा सकता है कि इनके जो स्टिपुलेटेड पीरियड हैं उनके अंतर्गत 15 दिन का गैप साइंटिफिकली अलाउड है और बियॉन्ड दैट जितनी जल्दी ये ले लें इनके हित में है। इसलिए इसको अनिश्चित रूप से पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं है। जहां तक एक डोज जिनको मिल गया है उनको सरकार निश्चित रूप से दूसरा डोज निर्धारित अवधि के 15 दिन के अंदर अवश्य उपलब्ध बिल्कुल, और इसीलिए रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उससे सुनिश्चित किया गया है ताकि ये पता चल सके कि कितने लोग वैक्सीनेट हुए, उनकी पहले डोज की तारीख क्या थी और दूसरे डोज लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है, और वहां पर इन डोजेस की उपलब्धता भी उस वक्त तक सुनिश्चित की जा सके। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है आप तक सही तरीके से दवा पहुंच सके, आप वैक्सीनेट हो सके, इसी के लिए तय की गई है। राजेश्वर, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त मुजफ्फरपुर से जुड़ गए हैं। राजेश्वर, आप अपना सवाल पूछिए। राजेश्वर, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है कॉलर तक। लगातार चर्चा इस बात को लेकर के कि शंका जो है वो आपकी परेशानी को बढ़ाती है, और शंका के मद्देनजर समाधान ढूंढने के लिए आप बाहर में या फिर किसी से पूछकर या आसपास जिस तरीके से डिजिटली प्लेटफॉर्म पर जानकारियां मौजूद हैं उस अनुरूप न अपने व्यवहार को शुरू करें, क्योंकि वो आपके लिए परेशानी खड़ी करते हैं। डॉक्टर उत्पल आनंद, इस वक्त जो कि जब हम भी चर्चा कर रहे हैं कि अब पोस्ट कोविड कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस लोगों के बीच हैं, जिसमें ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, इस तरह की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। क्या हम ये मानकर चलें कि ट्रीटमेंट की अवधि के दौरान जो दवाओं का सेवन आपने किया, लॉन्ग टर्म जो आपके ट्रीटमेंट चले, और साथ ही साथ वो लोग भी इस श्रेणी में शामिल हो जाते हैं जिन्होंने बिना किसी डॉक्टरी गाइडलाइन के, उनके सलाह के दवाओं को खरीदा मेडिकल स्टोर से और उसका सेवन कर लिया, और वो भी सीमित जो तय किए गए मानक हैं उससे ज्यादा किया गया, ये भी वजह एक मानी जाए इसके लिए? जी, एक अभी जो जिस
तेजी से फंगल इन्फेक्शन से जो ब्लैक फंगस फैल रहा है, उसका एक प्रमुख कारण यही इसी से जोड़ा जा रहा है कि जो पेशेंट जो स्टेरॉइड का इस सेकेंड वेव में यूज हुआ है वो बहुत इनडिस्क्रिमिनेट था। मतलब आराम किसी डोज को नहीं फॉलो किया गया है, अपने तरीके से स्टार्ट कर दिया, टाइम ड्यूरेशंस को नहीं देखा गया है और वो कंटिन्यूसली काफी दिनों तक स्टेरॉइड लेने लगे हैं। खासकर ओल्ड एज पेशेंट्स जिसको डायबिटीज है, घर पे भी वो स्टेरॉइड स्टार्ट कर दिए हैं। शुगर की मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हुई है, पहले से शुगर ऑलरेडी डिरेंज था और स्टेरॉइड भी हाई डोज में ले लिए और परफेक्ट दिन तक लिए, जिसके कारण से शुगर का बैलेंस ऐसे भी काफी गड़बड़ हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इनडिस्क्रिमिनेट टाइमिंग, डोज और कंटिन्यूअस स्टेरॉइड लेना इवन घर में विदाउट मॉनिटरिंग ऑफ शुगर, ये म्यूकरमाइकोसिस को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि बहुत लोगों की इस बार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और ऑक्सीजन के जो पानी यूज होता है उसके इस पे तो वो डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए रादर देन कि सिंपल टैप वाटर या अनस्टेराइल वाटर नहीं होना चाहिए। उसके कारण से और वो भी दिन में 2 बार बदलनी चाहिए, डेली साफ करना, वो जो कंसंट्रेटर है उसको साफ करना होता है। इसके बिना में बहुत सारे संक्रमित फंगल इन्फेक्शन से वो हो जाते हैं। और ये कुछ जो नॉर्मल जो हाइजीन की बात है और दूसरा इनडिस्क्रिमिनेटेड यूज ऑफ स्टेरॉइड्स की बात है, ये सब सारी चीजें हैं जो कि फंगल इन्फेक्शंस को और इन दोनों ही परिस्थितियों से बचने के लिए आपको डॉक्टरी सलाह की जरूरत होती है। आप डॉक्टरी गाइडलाइंस में जब दवाओं का सेवन करते हैं या फिर सही जगह पर पहुंचकर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको ये पता होता है कि कितनी और कब और कितनी मात्रा में इनका सेवन किया जाए। घर पर बैठकर अपना इलाज मत शुरू कीजिए क्योंकि ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। श्रवण कुमार एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त पटना से जुड़ गए हैं। श्रवण, आप अपना सवाल पूछिए। श्रवण, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं मैडम। आप अपना सवाल पूछिए। मैडम, ये वैक्सीन जैसे लेने पर कितने दिन की वैलिडिटी के हमेशा काम करेगा दोनों डोज लेने पर, जिंदगी भर? ऐसी तो कोई डोज नहीं बनी है। जहां तक मेरी जानकारी कहती है कि आप 1 डोज अगर ले लेते हैं या 2 डोज ले लेते हैं तो जीवन भर आप निश्चिंत हो गए, सुरक्षित हो गए। ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। फिर भी मैं चाहूंगी कि डॉक्टर राजीव रंजन आप इन्हें बताएं कि इस वक्त अगर मन में ऐसी कोई शंका है या ऐसा कुछ लग रहा है तो ऐसी यथार्थ से बिल्कुल अलग है, सच्चाई से दूर है। इनका जो सवाल है कि 1 डोज लेने की, पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ ये इसी दृष्टिकोण से शुरू हुआ कि कम से कम 1 डोज ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को दे दो। हिंदुस्तान में भी ये सोच चली कि एक डोज ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को दे दो क्योंकि वो इम्यूनिटी तो कुछ ना कुछ डेवलप कर जाएगा और उसके सीरियस कॉम्प्लिकेशंस और डेथ कम हो जाएंगे। हम लोग दूसरी डोज की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरे डोज के 2-3 हफ्ते के बाद फुल इम्यूनिटी डेवलप कर जाती है। अभी तक पिछली बैठक में भी हम लोगों ने ये कहा था कि 1 साल तक रहती है, लेकिन अब लेटेस्ट रिसर्च ये आ गया है कि ये लाइफ लॉन्ग भी रह सकती है। ये बीमारी बिल्कुल नहीं है, इसलिए अभी तुरंत ये कहना संभव नहीं कि इम्यूनिटी कितने दिन रहेगी। लेकिन पिछले बातचीत में भी हम लोगों ने ये कहा था कि 1 साल तक इम्यूनिटी रहने की संभावना है। और इधर जो लेटेस्ट साइंटिफिक पेपर्स आए हैं वो कहते हैं कि ये ताउम्र भी रह सकती है। अगर ताउम्र न भी माने तो ये 2-3 साल के लिए निश्चिंत है। और बार बार इनको मैं कह रहा हूँ कि जब तक हम पूरे देश का वैक्सीनेशन नहीं करा लेते हैं तब तक ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये मास्किंग, ये सोशल कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करना है और बहुत सेफ है वैक्सीनेशन। इस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है और निश्चित रूप से ये जीवनदायक है और लंबे अरसे तक इनको वैक्सीन प्रोटेक्शन देगा कोविड-19 से। ये विश्वास बहुत खास हो जाती है। विश्वास रखिए कि कोई भी समस्या जो है वो आपके पास हमेशा जीवन पर्यंत नहीं रहती है। आपकी कोशिशों से, आपकी सावधानियों से और आपकी पॉजिटिविटी से आप उसे बहुत हद तक जो है वो दूर रखते हैं और उस पर जीत हासिल कर पाते हैं। ये विश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी थे और यही सबसे बड़ी एंटीबॉडी जो है वो आपके अंदर भगवान ने स्वतः दी हुई है। आप इसे अपने अंदर बनाकर जरूर रखें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं छपरा से, राजेंद्र, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, मैं जानना चाह रहा था कि जैसे मैं हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल है कि अगर मैं दोनों वैक्सीन ले चुका हूँ जी, तो उसके बाद अगर सांप या बिच्छू काटने से उसका प्रभाव खत्म तो नहीं हो जाएगा? हेलो
आपका सवाल मैंने सुन लिया है। डॉक्टर उत्पल आनंद, अगर आप इनकी बात समझ पाए हों तो वैक्सीन से किसी भी जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि सांप और बिच्छू ने काट लिया तो उसका प्रभाव खत्म होता है क्या, इसका क्या ताल्लुक है इसमें? इससे कोई वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं है। सांप बिच्छू के काटने से और वैक्सीन से इसमें कोई रिलेशन नहीं है। वो एक अलग चीज है। वैक्सीन हम लोग देते हैं आप एंटीबॉडी पार्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट में आए, और सांप बिच्छू एक अलग चीज है। वो काटने से वो अपना एक जो अलग ट्रीटमेंट चलता है उस पर चलना, इसको वैक्सीन से जोड़ने का कोई पॉइंट नहीं। तो देखिए कि जागरूकता की भी बहुत जरूरत है। जहां तक मैंने समझा है मैडम, इनका प्रश्न ये था कि अगर इन्होंने वैक्सीन ले लिया है जी, और वैक्सीन लेने के बाद इनको सांप और बिच्छू काट लेगा तो वैक्सीन जीरो तो नहीं हो जाएगा, वैक्सीन निष्क्रिय तो नहीं हो जाएगा, ये इनका प्रश्न है। तो इनको मैं बता दूं कि कहीं वैक्सीन निष्क्रिय नहीं होता है। सांप, बिच्छू, छिपकली, बंदर, कुत्ता कोई काटे उससे संबंधित बीमारी हो सकती है, लेकिन ये वैक्सीन निष्क्रिय नहीं होगा। वैक्सीन कोविड को रोकेगा, ये निश्चिंत रहें, वैक्सीन पे कोई असर नहीं होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजीव रंजन। अगर कॉलर का सवाल ये था तो देखिए ये, लेकिन डॉक्टर साहब ये समस्या है अभी भी लोगों के अंदर। क्या वैक्सीन को लेकर के लोगों के अंदर कई तरह की भ्रांतियां हैं, कई तरह के सवाल जनरेट हो रहे हैं कि ये वैक्सीन एक तो बड़ी जल्दी बन गई, इतनी जल्दी बन गई, वर्षों लग जाते हैं वैक्सीन बनने में, जल्दी में बना दिया गया इसलिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। बहुत तरह की शंकाएं हैं, उन शंकाओं को भी दूर करेंगे। लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, रूमा दिल्ली से। रूमा, आप अपना सवाल पूछें। मैम, मैं 14 मई को मैंने वैक्सीन ली थी बिहार में, मेरा घर बिहार है। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए। है कि 14 मई को मैं वैक्सीन ली थी बिहार में। रूमा, मेरा आग्रह होगा आपसे कि आप पहले अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज इको कर रही है, आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही है, तो फिर आपको जवाब भी सही से नहीं सुनाई देगा। सबसे पहले टीवी के वॉल्यूम को कम करें और आप अपने सवाल पूछिए। हेलो, अब आप अपना सवाल पूछें। मैं सब पूछ रही हूँ सवाल कि 14 मई के मैंने वैक्सीन ली थी गांव में बिहार में जी, और जब से मैंने वैक्सीन ली हूँ तब से मैं बीमार हूँ। कभी पैर हाथ में इतनी दर्द होती है जैसे कोई लट से मारे हो, दवा खाती हूँ तो आराम हो जाते हैं, फिर दर्द होने, कभी सर में दर्द, कभी कमर में दर्द। तो अब वैक्सीन लेने के बाद इस तरह की परेशानियों से ये जूझ रही हैं। डॉक्टर टीना रॉय क्या सजेस्ट करेंगे? क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा संभव है कि वैक्सीन की वजह से इस तरह की परेशानी आ रही हो? जी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वैक्सीन लेने के 1-2 दिन तक कुछ बुखार आना, जोड़ों में दर्द रहना, ये 1-2 दिन तक शिकायत रहती है, जिसमें आप नॉर्मल पैरासीटामोल ले सकते हैं। बाकी उनको अगर इतना टाइम से अगर हो रहा है तो मैं चाहूँगी कि वो एक बार जांच कराएं, अपनी उचित जांच कराएं, और जो भी निकट उनके यहाँ डॉक्टर हैं उनकी सलाह लें, और जो भी उपयुक्त दवाइयाँ हैं वो उन्हें देंगे, और इसको हल्के में ना लें। अगर इतना टाइम से उनको ये तकलीफ हो रहा है तो इसका ज़रूर से जांच कराएं। मैं चाहूंगी डॉक्टर राजीव रंजन, आप भी इन्हें कुछ सजेस्ट कर पाएं कि क्या ये जो स्थिति इस वक्त वो बता रही हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कंप्लेन कर रहे हैं कि हमने वैक्सीन लिया, उससे पहले तो सब ठीक था, लेकिन बाद में हमें परेशानी हुई। इनका जो कंप्लेन है वो बिहार आई थी, बिहार में वैक्सीन ली थी, बिहार से वो दिल्ली चली गई, दिल्ली में अब अपने लोगों से दूर रह रही हैं, तनाव है, उस तनाव से उनके जो छोटे मोटे लक्षण है वो ज़्यादा प्रखर हो गए हैं। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि इनको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता है। इन्हें कोविड का तो वैक्सीनेशन दे ही दिया गया है, और जो बीमारियां ये बता रही हैं ये सब एंग्जाइटी रिलेटेड है। ये किसी डॉक्टर से संपर्क कर लें। बिहार में रही थी, बहुत अच्छा लगा था, दिल्ली चली गई हैं, थोड़ा मन नहीं लग रहा है। ये कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम मेरी समझ से कहीं नहीं नजर आ रहा है। तो बिल्कुल आप इसे किसी परेशानी से जोड़कर न देखें, और वैक्सीन से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर आपको इस तरह की परेशानी हो रही है तो ये एंग्जाइटी की वजह से हो सकता है, जैसा डॉक्टर राजीव रंजन बता रहे हैं। तो आप किसी डॉक्टर से संपर्क कर एंग्जाइटी को लेकर के अपने सिम्टम्स को बताएं और फिर उसके बाद दवाओं का सेवन करें। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। अक्षय हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं बेगूसराय से। अक्षय, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम, आप अपना सवाल पूछिए। यस मैम, मेरे फादर 7 डेज के लिए एडमिट हॉस्पिटल में,
जी। और उन्हें डेक्सोना मिला था 7 डेज के लिए, और रिलीज हुए उन्हें 20 डेज हो गया है। तो पोस्ट कोविड उनको कुछ हो सकता है अभी? आप प्रिकॉशनरी पूछ रहे हैं कि मतलब उन्हें कुछ दिक्कत तो नहीं हो सकती है? डॉक्टर उत्पल आनंद क्या सजेस्ट करेंगे? मैं सवाल को ठीक से समझ नहीं पाया, क्या सवाल क्या था? 7 दिनों तक इनके पिताजी जो हैं वो एडमिट रहे होंगे अस्पताल में, उन्हें डिक्सोना दिया गया था, तो 7 दिनों तक उन्होंने उसका सेवन किया। अब वो घर आ चुके हैं, 20 दिन का अंतराल भी हो चुका है। इनका सवाल ये है, ये जानना चाह रहे हैं कि कहीं पोस्ट कोविड किसी तरह की परेशानी का सामना तो उन्हें नहीं करना पड़ेगा, एहतियाती तौर पर ये सवाल पूछ रहे हैं। जी जी जी, जो अभी मतलब लोग काफ़ी अप्रहेंसिव हो गए हैं ब्लैक फंगस और ये सारे फंगल इन्फेक्शंस को लेके, इसलिए इनका सवाल इनके मन में ये आया है। लेकिन अगर स्टेरॉइड इनको मिला भी है और वो इंस्टीट्यूशन में है, कंट्रोल वे में मिला हुआ है, डॉक्टर की सलाह से मिली हुई है, और ज़रूर वहाँ पे शुगर और सभी चीज़ों को देखा गया ही होगा, इसलिए इनके चांसेस बहुत कम है कि अब प्रॉब्लम हो। और ऐसे भी 10 से 12 दिन निकल चुके हैं, डेक्सोना स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए ही दिया जाता है 5 दिनों के लिए, और हॉस्पिटल में एडमिट थे, इसलिए बहुत कम चांसेस है कि उससे संबंधित कोई परेशानी इनको हो। फिर भी अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर किसी भी तरह का कोई सिम्टम्स नए सिरे पे आ रहा है, जैसे नेसल स्टफनेस हुआ, या कहीं भी ब्लैक, कहीं मुंह में, तालू में, दांत में कुछ ब्लैक कुछ नज़र आ रहा हो, या कुछ ब्लैक क्रस्ट नज़र आ रहा हो, या फेस में पेन हो, या स्वेलिंग हो गया है चेहरे पे, या सर पे दर्द है, तो ये सब चीज़ है जो कि वो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के अंदर में आती है, वो रहना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पोस्ट कोविड समय में कि अपने मेंटल स्टेटस को सही रखना है, क्योंकि न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस काफ़ी देखी गई, जैसे कि नींद नहीं लगना, काफ़ी एंग्जाइटी में रहना, डिप्रेशंस में चले जाना, या फिर दिमाग से को कंसंट्रेट ठीक से नहीं करना, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाना, ये सारी चीजें हैं जो कि योगा, व्यायाम और अपने मन को कंट्रोल करके इन सभी चीजों को से निदान मिल सकती है। लेकिन इनके पार्टिकुलर इनके फादर के लिए मुझे नहीं लगता है कि अब इनको आगे और कोई परेशानी होने जा रही है। बिल्कुल, तो आपको इस बात को लेकर के डरने की जरूरत नहीं है कि पिताजी का ट्रीटमेंट चला और उन्हें डिक्सोना दिया गया 1 सप्ताह तक, तो अब उन्हें कोई पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हो ही जाएगी या कोई सिम्टम्स जनरेट होंगे ही। सावंत हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं देवघर से, झारखंड देवघर से। सावंत, आप अपना सवाल पूछिए। मैं पूछ रहा हूँ कि ये कोरोना का वैक्सीन लगाने के बाद क्या कोरोना नहीं होगा, ऐसा ये क्या संभव है क्या? डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद। देखिए, कोरोना बनाने वाली किसी कंपनी ने कभी दावा नहीं किया है, और सरकार ने भी नहीं दावा किया है कि कोरोना का वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना नहीं होगा। दावा सिर्फ इतना ही किया जाता है कि कोरोना 80% जो वैक्सीन रेसिपिएंट है और कुछ वैक्सीन वैरायटी में 90% उनको नहीं होगा। 10% का स्कोप हर कंपनी ने छोड़ा है, लेकिन उसके साथ ये गारंटी दी है कि जानलेवा नहीं होगा। जानलेवा नहीं होगा, ये काफ़ी हद तक माइल्ड होगा, और ये जानलेवा नहीं होगा। अस्पताल जाने तक की नौबत 1% को आ सकती है, और जाने की नौबत 0% है। लेकिन अगर दोनों वैक्सीन के बावजूद भी कोई डेथ हो रहा है, तो उसका ये मतलब है कि ये अमरता का इंजेक्शन नहीं है, दूसरे बीमारी से तो डेथ होगा ही होगा। इसलिए कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल साइंटिफिक वैक्सीन है और सोच समझ के लाया गया है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि देखिए सबसे लोगों के सामने जो एक उदाहरण है, जो एग्जाम्पल है, लोग ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो दोनों डोजेस जो हैं वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगे, जिनमें डॉक्टर्स को लगा। फिर बिहार में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स की कैजुअलिटी क्यों हुई, डॉक्टर्स के जानमाल का नुकसान बिहार में सबसे ज़्यादा क्यों हुआ, ये लोगों के मन में एक सवाल जो है वो बार बार घूम रहा है कि आखिर ऐसा क्यों, किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ। देखिए, जहाँ तक बिहार में डॉक्टर्स का डेथ ज़्यादा हुआ है, आप जानती हैं कि फौज में वही सिपाही ज़्यादा मरता है जो बहादुरी के साथ लड़ने जाता है जी। बिहार के डॉक्टरों की ये प्रवृत्ति है कि ये फ्रंट रनर रहे हैं, फ्रंट बेंचर रहे हैं, फ्रंट लीडर रहे हैं, तो ये कूद पड़े युद्ध में, और उस कूदने का ही परिणाम हुआ। कई जगह हम नहीं कहते बाकी जगह नहीं कूदे, हर जगह कूदे,
लेकिन बिहार के डॉक्टर ज़्यादा उत्साह से कूदे, इसीलिए ज़्यादा अफेक्टेड हुए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों का कोई इम्यूनिटी कम था या वायरस का एफिनिटी ज़्यादा था, ये सिर्फ हमारा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था जिसके वजह से हम ज़्यादा बीमार पड़े। बिल्कुल, तो देखिए ये इसके पीछे का एक बहुत बड़ा मैसेज है कि इन्वॉल्वमेंट हमारे यहाँ हमारे डॉक्टर्स की ज़्यादा रही, यानी कि उन्होंने आपकी जान को ज़्यादा तवज्जो दिया, वो आपके लिए खड़े रहे, डटे रहे, और इसीलिए हमारे यहाँ डेथ टॉल भी बहुत कम रहा दूसरे प्रदेशों की तुलना की अगर बात की जाए। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स बनकर वो आपके सामने ढाल की तरह अभी भी खड़े हैं और तब भी खड़े थे और हमेशा खड़े रहते हैं। तो आप उनको कोऑपरेट करें और उनकी सलाह के अनुसार ही अपने व्यवहार को आप जारी रखें। फिर देखिए, आप कभी भी किसी भी संक्रमण के शिकार भले हो सकते हैं, लेकिन उससे कैजुअलिटी नहीं होगी, उससे जान का नुकसान नहीं होगा। आदित्य कॉलर हमारे साथ गया से जुड़ के। आदित्य, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, आप अपना सवाल पूछें। मैम 24 तारीख को हम कोविशील्ड वैक्सीन लिए थे और 26 को कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो सेकेंड वैक्सीनेशन अब कब ले, और ये एक बार पॉजिटिव होने के बाद दोबारा पॉजिटिव होने का चांसेस रहता है कि नहीं? डॉक्टर उत्पल आनंद जी, एक बार अभी चूंकि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो ये जब एक बार वो संक्रमण से निकल जाए तो 3 महीने के बाद रिकमेंडेशंस है कि आप वैक्सीन के डोज को ले सकते हैं। पहले वो 8 वीक थी, 4 से 8 वीक थी, लेकिन यहाँ जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके उन्होंने 3 महीने का एक रखा हुआ है। ये माना जाता है इस दौरान 3 महीने के अंदर में उनके पास एंटीबॉडी इतनी पर्याप्त होगी नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से कि उस पर दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है। 3 महीने के बाद में फिर से बूस्टर की तरह या फिर वैक्सीन के नॉर्मल की तरह वो आप ले सकते हैं। और एक बार वैक्सीन लेने के बाद फिर दोबारा इन्फेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये इन्फेक्टेड हो गए हैं और साथ में फिर वैक्सीन भी लेंगे तो बहुत काफी कम चांसेस है कि दोबारा इन्फेक्शन हो। एटलीस्ट 1 साल या 2 साल जैसे डॉक्टर राजीव रंजन ने कहा तो बिल्कुल ही नहीं। और बाकी जो वही है कि वो ये डिपेंड करता है कि पर्सनल इम्यूनिटी और पर्सनल जो रोग से लड़ने की क्षमता वो इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करती है कि वो कितना है, वो इन्फेक्शन से या वैक्सीन से कितना एंटीबॉडी बना रहे हैं। ये सब तो वो काफी हद तक इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करती है। तो ये सारे चीजें फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करता है कि दोबारा आपको होगा या नहीं होगा। और 3 महीने के बाद ठीक होने के बाद आप वैक्सीन के दोनों डोजेस को फिर वापस ले लें, यही रिकमेंडेशन। बिल्कुल, तो देखिए डॉक्टर जो रिकमेंड आपके लिए कर रहे हैं आप वैसा ही करें। और फिर देखिए, हमें ये सोचकर आगे बढ़ने से रुकना नहीं है कि क्या हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे। हमें ये सोचकर चलना है कि हम सावधानी बरतें, ना हम इन्फेक्टेड हों और ना ही हमारी वजह से दूसरे लोग इन्फेक्टेड हों। ये सोच अगर अपने अंदर हर कोई शख्स लाता है तो फिर आप आधी जंग जो है वो खुद ही जीत जाते हैं। सभी डॉक्टर्स का पैनल में इस वक्त शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखिए सुरक्षा के भाव के साथ अपनी जिम्मेदारी एक नागरिक के तौर पर भी निभाने से आप चूक न करें, क्योंकि वहां जहां लापरवाही होती है वहीं से बीमारी शुरू होती है। अब देखिए आपके सामने मैं इस वक्त मौजूद हूं और सबसे बड़ा कवच इस वक्त ये मास्क है जो हमें और हम सबको सुरक्षा प्रदान करता है, इसे मत भूलिए। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं और ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है जिसे हमने भी पहन रखा है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसे लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है मजाक नहीं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।